14 जून को गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस करी और कुछ लोगों ने इस स्कीम का नाम कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और कुछ ऐसा होने लगा पूरे देश में। इस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। ये वाली नहीं, ये वाली। इस स्कीम की बातें 2015 से चल रही थी, लेकिन काफ़ी सारे डिस्कशंस के बाद 2022 में जाके फाइनल हुई है। इस स्कीम में गवर्नमेंट 17.5 साल से 21 साल तक के कैंडिडेट्स को 4 साल के लिए रिक्रूट करेगी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। ये स्कीम बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ओपन है। इस स्कीम में भर्ती होने वाले सभी कैंडिडेट्स को कहा जाएगा अग्निवीर और ये सभी बिलो रैंक ऑफिसर्स होंगे। इस स्कीम में भर्ती होने वाले सभी कैंडिडेट्स को पहले 3 साल के लिए 4.76 लाख पर एनम की सैलरी मिलेगी और चौथे साल में 6.92 लाख पर एनम की सैलरी मिलेगी। इसी के साथ कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख रुपीज। इस स्कीम में कैंडिडेट्स को सिर्फ 4 साल के लिए ही एनरोल किया जाएगा, जिसके बाद मैक्सिमम 25% अग्निवीर को सिलेक्ट किया जाएगा टू सर्व अनदर 15 ईयर्स और इस सिलेक्शन का बेसिस होगा मेरिट, विलिंगनेस और फिटनेस। बाकी सभी 75% अग्निवीर का सफर वहीं खत्म हो जाएगा और उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना होगा अपने सेकंड करियर की शुरुआत करने के लिए। गवर्नमेंट कहती है कि इन 75% अग्निवीर को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी पोस्ट रिलीज इन तरीकों से। जिन अग्निवीर को अपने खुद का बिजनेस सेटअप करना है, उनको एक सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनको एक लोन दिया जाएगा 11.71 लाख रुपीस का, जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा। जिन अग्निवीर को आगे पढ़ाई करनी है, उन्हें 12th क्लास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनको फर्दर प्रोफेशनल कोर्सेज में एनरोल करने में हेल्प की जाएगी। जिन अग्निवीर को सैलरी जॉब चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट सेंट्रल आर्म फोर्सेज यानी CAPF और स्टेट पुलिस की वैकेंसीज में प्रायोरिटी देगी। चलिए डिस्कस करते हैं स्कीम के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पॉइंट्स। अग्निपथ स्कीम का पहला एडवांटेज है आर्मी मॉडर्नाइजेशन। गवर्नमेंट हर साल बजट अनाउंस करती है और इस बजट में सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है डिफेंस का। इस साल के बजट में भी डिफेंस को एक बहुत बड़ा अमाउंट एलोकेट हुआ था, जो कि था 5,25,000 करोड़ रुपए और इसका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से था। 1,20,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे पेंशन को, 2,33,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे सैलरीज और मेंटेनेंस एक्टिविटीज को, 20,100 करोड़ एलोकेट हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और 1,52,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। लेकिन अग्निपथ स्कीम में क्योंकि 75% अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा, वो भी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, तो इससे गवर्नमेंट को काफी कॉस्ट सेविंग होगी इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड पेंशन। इस पॉलिसी के 2020 वाले प्रपोजल में एक कंपैरिजन किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि इस स्कीम में भर्ती होने वाले हर जवान पर होने वाला एक्सपेंडिचर वर्सेस वो एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आए हुए जवान जो 17 साल की सर्विस देता है, इन दोनों में बहुत बड़ा कॉस्ट डिफरेंस है। गवर्नमेंट इस स्कीम से आने वाले हर एक जवान पर लाइफ टाइम सेविंग करेगी क्लोज टू रुपीज 11.5 करोड़ रुपीज। तो अग्निपथ स्कीम से आए हुए सिर्फ 1000 जवानों के एक्सपेंडिचर से ही गवर्नमेंट सेव कर सकती है 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए और ये सारा बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट यूज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है एडवांस वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल के टाइम में एक नेसेसिटी बन गया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस स्कीम का सेकंड एडवांटेज है मोर यूथ इन द आर्मी, क्योंकि स्कीम का एज ब्रैकेट है 17.5 साल से 21 साल और इसमें से 75% अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए सर्व करेंगे, जिसके बाद एक नया और यंगर अग्निवीर का बैच आएगा। इसकी वजह से आर्म फोर्सेज की एवरेज एज 32 साल से कम होकर 26 साल के आसपास हो जाएगी और एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और ज्यादा हार्डवर्किंग होते हैं और साथ ही साथ यंगस्टर्स ज्यादा केपेबल होते हैं एडवांस वेपन और टेक्नोलॉजी समझने के लिए बिकॉज ऑफ देयर ईगरनेस टू लर्न न्यू थिंग्स। इस स्कीम से एक और बेनिफिट भी होगा, जो कि ये है कि क्योंकि सिर्फ 25% अग्निवीर से सिलेक्ट होंगे फॉर परमानेंट पोजीशंस, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि इन परमानेंट पोजीशंस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स ही हों और इससे आर्मी की स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगी, जो कि इंडिया के लिए डेफिनेटली अच्छा है। अग्निपथ स्कीम को काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और इसी क्रिटिसिज्म के चलते देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चलिए जानते हैं इस क्रिटिसिज्म के बारे में। तो पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि 25% अग्निवीर को तो परमानेंट पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन बाकी 75% अग्निवीर का क्या होगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन, हेल्प इन एजुकेशन एंड प्रेफरेंस इन पुलिस रिलेटेड वैकेंसीज। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्टेप्स सफिशिएंट हैं? 17.5 साल से 25 साल का एज ब्रैकेट एक ऐसा फेज है जिसमें यंगस्टर्स स्टडी करते हैं या फिर कोई ऐसा स्किल अक्वायर करते हैं जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अगर इन यंगस्टर्स ने ये वक्त
आर्म फोर्सेज में स्पेंड किया और जिसके बाद इनके पास कोई गारंटी भी नहीं है फ्यूचर परमानेंट पोजीशन की, तो ये उस यंगस्टर के करियर को काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस क्रिटिसिज्म को गवर्नमेंट को पॉजिटिवली लेना चाहिए और कुछ कॉन्क्रीट प्लान इंट्रोड्यूस करने चाहिए जिससे इन 75% अग्निवीर के लिए मदद हो सके। अग्निपथ स्कीम का दूसरा मेन क्रिटिसिज्म ये है कि गवर्नमेंट ये स्कीम इंट्रोड्यूस करके पैसे बचाना चाहती है और जिन नौकरियों का इलेक्शन के टाइम गवर्नमेंट ने वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर अभी बहुत काम करना है, लेकिन इस स्कीम के रिलेटेड ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी सही नहीं है। आर्म्ड इंडियन फोर्सेज में अगर कोई इंसान जाता है तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाता बल्कि नेशन की सर्विस करने के लिए जाता है। आर्म फोर्सेज को जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए और इस पोजीशन को एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी देखना इस पोस्ट का अपमान करने जैसा है। और बात रही पैसे बचाने की, तो हाँ गवर्नमेंट पैसे बचाना चाहती है, लेकिन इसलिए ताकि इस पैसे को गवर्नमेंट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज कर सके, आर्मी मॉडर्नाइजेशन कर सके। क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आजकल सभी कंट्रीज अपने मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में लगी हुई हैं, स्पेशली आफ्टर रशियन इन्वेजन। तो अगर हमें भी इन कंट्रीज से कम्पीट करना है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, तो हमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, जिससे हम मॉडर्न वेपन्स ले पाएंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले पाएंगे और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस। आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितने हमारे वेपन्स हैं, क्योंकि आजकल की लड़ाई सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं लड़ी जाती बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप और अक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस स्कीम का तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि क्योंकि हर 4 साल बाद 75% अग्निवीर रिलीज हो जाएंगे तो इससे आर्मी की इफेक्टिवनेस कम होगी, क्योंकि हर कुछ सालों में एक नया बैच आता रहेगा और फिर से उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी पूरी तरह से वैलिड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी आर्मी की रिक्रूटमेंट इसी स्कीम से हो। इस स्कीम से सिर्फ 5 से 10% कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट होगी हर साल और ये स्कीम ट्राइड एंड टेस्टेड है कई सारी और सुपर पावर कंट्रीज में, जैसे यूएसए, यूके, इजराइल, जर्मनी, चाइना, और इन सब कंट्रीज की आर्मी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इस स्कीम का चौथा क्रिटिसिज्म ये है कि जो 75% अग्निवीर 4 साल बाद रिलीज हो जाएंगे वो सोसाइटी के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग है। तो गवर्नमेंट का इस पर ये कहना है, और जो कि सही भी है, कि अगर किसी एक इंसान ने एक बार आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ली और देश के लिए इतने लंबे पीरियड के लिए आर्मी में सर्व किया तो उस इंसान के मन में देशभक्ति की भावना होगी। और ऐसा कहना कि आर्म फोर्सेज से रिलीज होने के बाद ये लोग डेंजर टू द सोसाइटी होंगे, इंडियन आर्म फोर्सेज के एथिक्स की इंसल्ट होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो एंड में बस यही एक सजेशन है कि गवर्नमेंट अगर कोई लॉ या स्कीम ला रही है तो उस पर काफी डिस्कशन हो चुके हैं, वो भी एक्सपर्ट्स द्वारा। तो इन्हें आउटराइट रिजेक्ट करने से पहले इनके बारे में अच्छे से जानिए और ट्रायल फेज में ये स्कीम कैसा परफॉर्म करती है ये भी देखिए, क्योंकि बदलाव किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन होता जरूरी सबके लिए है।